नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पे। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में। शुरू से आज शुरू करते हैं कि इंडियन पॉलिटी अभी अनुच्छेद 1 से शुरू करेंगे, 395 तक जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पढ़ने का जो पैटर्न रहेगा तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक नहीं पढ़ेंगे, अनुच्छेद 5 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अनुच्छेद 1 और भाग 1 जो है आप सभी जानते हैं इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो इसमें टोटल भाग है 22, आर्टिकल यानी अनुच्छेद है 395। तो आज जिस हम भाग की बात करेंगे वो भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2। अब भाग 1 की हम बात क्यों नहीं करेंगे कि भाग 1 की बात हम 1 से लेके 4 आर्टिकल तक जो है भाग 1 में वर्णन है उसकी हम बात करेंगे एकदम से अंतिम में। उसका कारण हम लास्ट में बताएंगे क्यों। तो भाग 1 से 4 तक हम बात करेंगे। जिसमें भाग 1 में ये आप जान लीजिए कि भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक। ये भाग 1 में वर्णन है, 1 से 4 तक उसमें अनुच्छेद है। तो आज जो हमारा बात मेन रहेगी तो भाग 2। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाग 2 में हमारे देश में जो नागरिक रहते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, एक मौलिक अधिकार के रूप में सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या? नागरिकता। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। तो भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में वर्णन किसका है? सिटीजनशिप यानी नागरिकता का। ये आपको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, ठीक है। याद रखिए भाग 1 हम नहीं पढ़ रहे हैं। भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेदों का वर्णन है। हम 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेदों को आज यहाँ पर विस्तार से डिस्कस करेंगे कि क्या होती है नागरिकता, कैसे नागरिकता दी जाती है और क्या क्या नागरिकता के छीनने के वो है नियम कानून है नागरिकता, ठीक है। तो अभी 1 से 4 तक याद ध्यान रखिए, हम नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में हम पढ़ेंगे। भाग 2 नागरिकता, ठीक है। देखिए किसी भी देश हो, किसी भी राज्य हो, वहाँ जैसे अब हम सारी चीजें इंडिया के प्रोस्पेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक। भारत में 3-4 तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। एक तो हो गए पर्सन में नागरिक, ठीक है। नागरिक मतलब आम नागरिक, ठीक। एक होता है सिटीजनशिप। सिटीजन मतलब ये भी नागरिक होता है, लेकिन जो भारत का नागरिकता जिसको मिले रहती है उसको सिटीजन बोलते हैं, ठीक। एक तीसरा आदमी होता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। जैसे भारत देश में मुस्लिम कम्युनिटी को अल्पसंख्यक के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। तो 3 तरह के लोग भारत में रहते हैं। तो पर्सन समझ लीजिए कोई भी पर्सन हो सकता है। मान लीजिए कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति बाहर से घूमने भी आता है, वो भी नागरिक कहलाता है। अब सिटीजन कौन कहलाएगा इंडिया का, उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजों को आप समझ लीजिए और सिटीजन की बात करेंगे। जिन व्यक्तियों को एक ऐसा सर्टिफिकेट, ऐसा वैध सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, कि आप भारत में रह सकते हैं, ठीक है, तो उनको सिटीजन के रूप में लिया जाता है, ठीक। और नागरिकता क्या कहलाती है? सिटीजनशिप क्या कहलाती है? सिटीजनशिप एक ऐसे सर्टिफिकेट है, एक ऐसा अधिकार है जो भारत के लोगों को दिया जाता है कि आप यहाँ के निवासी, ठीक। अब मतलब नागरिकता क्या होती है? वैलिड सर्टिफिकेट। वो एक वोटर आईडी हो सकता है, वो एक आधार कार्ड हो सकता है, वो एक ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें
कि इंडिया का वर्णन किया हो कि हाँ आप इंडिया के हैं। तो इस तरह से एक वैलिड सर्टिफिकेट होती है, उसको नागरिकता बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होना ना। अब नागरिकता का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था? तो नागरिकता का सर्वप्रथम अरस्तु, अरस्तु का नाम आपने सुना होगा। नागरिकता का सर्वप्रथम वर्णन, ये पॉइंट आता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। सर्वप्रथम नागरिकता का कॉन्सेप्ट किसने लाया, फिर नागरिकता का वर्णन किसने किया? तो अरस्तु का नाम आता है। अब इसमें हमने क्या बात किया था कि हम पढ़े कितना, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक, ठीक। तो हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल 5 क्या पढ़ रहे हैं हम? भाग 2, 5 से लेके 11। बहुत इत्मीनान से हम चलेंगे आर्टिकल नंबर 5 को, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि इसका सीधे सेंटेंस, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, क्या? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसका मतलब ये है कि जब हमारा संविधान बना उस समय जो लोग भारत में रह रहे थे उनको नागरिकता मिली। संविधान कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। तो उस समय जो भारत में रह रहे लोग थे उनको भारत की नागरिकता दी गई, ठीक है। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 5 में, ओके। अब इसमें 3 तरह से दी गई है किसी, ठीक है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन तो किया गया है, तो किन 3 तरीकों से किया गया है? ए, बी और सी। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन रखे गए? तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म जो है भारत में हुआ हो, जन्म भारत, ये आप सेंटेंस लिख दीजिए। संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता दी जाएगी तो किस आधार पर दी जाएगी? तो उसका व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है? उसके माता पिता, या फिर देखिए इसमें ये क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ, जैसे भारत के आजादी के समय कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो भारत में न रह के भारत के बाहर जाके अपना काम कर रहे थे। जैसे आप लाला हरदयाल का नाम याद करिए, जो गदर पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। वो जाके ब्रिटेन में काम कर रहे थे भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो क्या उनको भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा उनके साथ, क्योंकि वो भारत के फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता ही नहीं प्राप्त है। तो ये इसके बाद इसमें कुछ आवाजें उठी कि नहीं, ये बस कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुआ, माता या पिता में से अगर किसी व्यक्ति के माता या पिता भारत के हैं तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक। माता पिता भारतीय, भले वो व्यक्ति विदेश में रह रहा हो, तो इसका वर्णन ये किया गया। और तीसरा जो तरीका है, तीसरा क्या है? संविधान लागू। तीसरा नियम ये क्या कहा गया, जैसे आप लोग भारतीय मॉडर्न इंस्टीट्यूट पढ़े होंगे, उसमें एनी बेसेंट का नाम सुना होगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो वो महिला कहाँ की थी? आयरलैंड के, ठीक है। तो क्या अब वो भारत में रह रही थी तो उनको नागरिकता, क्या उनको तो ऐसे नहीं देना चाहिए, लेकिन उनको नागरिकता दी गई। क्यों? इसमें ये तीसरा नियम था, अगर भारत में कानून बनने के बाद, मतलब संविधान बनने के बाद 26/1/1950 के 5 वर्ष पहले से भारत में रहेगा, 5 साल पहले से। इसमें एग्जाम्पल है एनी बेसेंट। ये आयरलैंड की महिला थी और भारत में काफी समय से काम कर रहे थे। मतलब 1950 में जैसे संविधान बना तो 1945 के पहले जो व्यक्ति भारत में आ गया है तो उनको नागरिकता दी जाएगी। तो ये है पूरा आर्टिकल नंबर 5। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि आर्टिकल 5 से कोई क्वेश्चन वो हटेगा नहीं,
ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर मतलब आर्टिकल नंबर हम 6 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल नंबर 6 में क्या है, इसको आप नोट कर सकते हैं साथ में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 में क्या चर्चा किए गए कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, ठीक है। क्या, तो आर्टिकल नंबर 6 क्या है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों के नागरिकता है। इस संदर्भ में बात किया गया है, वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 6 में। अब ये कैसा, तो इसको समझने के लिए आप देखिए, एक डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 19 जुलाई 1948, ठीक है। 19 जुलाई 48, ठीक है। 19 भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। अब 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, तो उस समय क्या हुआ, देखिए कंडीशन ये हो गई थी, भारत का विभाजन होना तय था, ठीक है। विभाजन भी हो गया, काफी हिंसा हुई, मार धाड़ और काफी जान भी गई। उसके बाद कुछ लोग पाकिस्तान भी चले गए। तो ऐसा हुआ कि 19 जुलाई 1948 को एक नियम बना था, परमिट नियम। कभी प्रश्न आ जाए कि परमिट नियम किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। तो नागरिकता से संबंधित है, और कैसे नागरिकता, पाकिस्तान से भारत में आए नागरिकों के लिए, ठीक है। अब 19 जुलाई मतलब ये हुआ कि अगर आप गए हैं, ठीक है, पाकिस्तान चले गए, या फिर पाकिस्तान के आप नागरिक हैं, ठीक है, वो भारत में आना चाहते हैं, तो 19 जुलाई 1948 के पहले, 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप भारत में आ गए तो आपको भारत की नागरिकता दी जाए, ठीक। ये था मतलब आर्टिकल नंबर 6 में वर्णन। और 19 जुलाई 1948 के बाद परमिट डेट, देखिए 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप आ गए तो उनको सीधे दी जाएगी भारत की नागरिकता। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आप आना चाहते हैं पाकिस्तान से भारत में, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें उससे जिस दिन आए हैं उसके 6 महीने बाद आपको मिलेगी, 6 माह बाद अगर बाद में आए। तो आर्टिकल नंबर 6 यही कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत में आना चाहते हैं, आए हैं, तो उनके बारे में चर्चा की गई कि 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 में परमिट नियम बनने के पहले जो आ गए तो उनको डायरेक्ट नागरिकता दी गई है, और उसके बाद अगर आए हैं तो 6 माह आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद नागरिकता आपको मिलेगी। तो आर्टिकल नंबर 6 और आर्टिकल नंबर 7 इतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो तो तत्कालीन स्थिति थी, उसके संदर्भ में बनाए गए थे। अब इसके बाद हम आर्टिकल नंबर यहीं पे 7 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 7 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है कि भारत से पाकिस्तान गए नागरिक, इसमें क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोग। अब इसमें आर्टिकल नंबर 7 में क्या है, इंडिया से पाक, अगर इंडिया का कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है तो उनके संदर्भ में नागरिकता का क्या वर्णन है अपने संविधान में, उस संदर्भ में इसमें वर्णन किया गया है। तो अब इसमें देखिए, आपने 19 जुलाई 1948 परमिट नियम सुना था, ठीक है। इसमें एक आपको डेट रखनी, याद करना पड़ेगा, 1 मार्च 1947, ठीक। अब उस समय 1947 मतलब अभी भारत अपना आजाद नहीं हुआ था, मार्च के महीने में ये हवा उड़ गई थी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना निश्चित है, तय है। तो कुछ लोग क्या गए, आनंद फानन में क्या गए, भारत के लोग अपना बोरिया बिस्तर लेके पाकिस्तान जाने लगे और चले गए। लेकिन वहां जाके उनको माहौल ये समझ में आया कि नहीं, वहां रहने लायक नहीं है, तो ठीक है, तो फिर वो चले गए। 1 मार्च 1947 के, इसमें भी पहले बात की कंडीशन लगेगी, ठीक है। अगर 1 मार्च 1947 के पहले ही आप चले गए इस डर से कि हमको भारत में नहीं सेफ है, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ,
तो वहां चले गए, लेकिन उसके पहले आप लौट भी आए, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। समझ में आया? तो 1 मार्च 1947 के पहले आप अगर पाकिस्तान चले गए हैं और फिर से इंडिया में आ गए हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन एक इसमें कंडीशन रख दी गई, आप लौट आएंगे वहां से, लेकिन आने के 6 माह बाद ही दे दी जाएगी। ठीक ना? ये तो चीज हो गया। आर्टिकल नंबर 7। तो आर्टिकल नंबर ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उस समय की स्थिति में बनाया गया था। तो पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता आर्टिकल नंबर 6 में। आर्टिकल नंबर 7 इंडिया से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता का जो मतलब वर्णन है वो आर्टिकल नंबर 7। अब आर्टिकल नंबर 8, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। आर्टिकल नंबर 8। अब आर्टिकल नंबर 8 में क्या वर्णन है कि भारत के बाहर रह रहा लोगों को नागरिकता, इंडिया के बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता अब इसमें ये है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने, मान लीजिए, ठीक है, तो वहाँ रहते हैं, विदेश में रह के पढ़ाई करते हैं, तो क्या उनको भारत का नागरिकता नहीं मिला रहता? तो मिला रहता है, भारत की नागरिकता उनके पास होती है। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, वो विदेश में रह रहा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी है, लेकिन उसके माता या पिता दोनों में से किसी एक की नागरिकता भारतीय है, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाए। ठीक, इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल शिखर धवन। जैसे शिखर धवन की वाइफ क्या है? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक, तो उनके पास वो ऑस्ट्रेलिया से बच्चों को भी लेके आए। ठीक, तो शिखर धवन के बच्चों को क्या भारतीय नागरिकता दी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल दी जाएगी। क्यों? क्योंकि शिखर धवन जी भारत के मतलब ऑलरेडी शिखर धवन के पास भारत की नागरिकता है, इसलिए उनके बच्चों को भी दी जाएगी। तो यही वर्णन है आर्टिकल नंबर। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह नहीं पूछ लेगा कि आर्टिकल नंबर 8 में क्या चीजें, कोई केस दे देगा कि कोई व्यक्ति है, उसके माता पिता, वो बच्चा है, उसके माता पिता में एक भारतीय सिटीजनशिप मिला है, एक ऑस्ट्रेलियाई मिला है, तो उनके बच्चों को क्या मिल सकती है भारत की? तो हाँ, और गलत और सही या फिर सत्य असत्य सेंटेंस में पूछ सकता है ऐसे सवाल। तो आर्टिकल नंबर यही है कि भारत, इंडिया के बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता, या फिर इंडिया में ही रह रहे मतलब बाहरी लोग आए हैं तो उनके बच्चों की नागरिकता। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 8 में। अब आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 में ये वर्णन है कि अगर आप, ठीक है, भारत की नागरिकता तो आपको मिली हुई है, लेकिन अगर आप किसी विदेश में गए, ठीक है, मान लीजिए अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए, यूके चले गए, वहाँ की नागरिकता आप ले लेते हैं, तो क्या उस कंडीशन में क्या रहेगा? तो विदेशी नागरिकता लेने, इसमें क्या है, विदेशी नागरिकता लेने पर क्या हो जाएगा? भारत की नागरिकता समाप्त। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो। ये आर्टिकल नंबर 9। कुछ लोग अगर आप चाहें कि हम भारत के भी नागरिक होते रहें और ब्रिटेन की भी नागरिकता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हुई आर्टिकल नंबर 9। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्टिकल नंबर 10। अब आर्टिकल नंबर 10 में क्या है? आर्टिकल 10 की हम यही बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि नागरिकता का बना रहेगा। ठीक है, नागरिकता किस कंडीशन में बना रहेगा? तो अगर भारत की नागरिकता आपको मिल गई है तो किस कंडीशन में बनी रहेगी, किस कंडीशन में आपकी छीन सकती है? तो आर्टिकल नंबर 10 में यही वर्णन कि नागरिकता का बना रहना।
नागरिकता का बना रहना। और नागरिकता का बना रहना, नागरिकता कब नहीं बनी रहेगी ये बताइए। नागरिकता तब नहीं बनी रहेगी जब आप कोई देश विरोधी काम ना कर रहे हो, ठीक है। जैसे भारत में आप रहते, भारत और किसी दूसरे मतलब देश के से आपका युद्ध चल रहा है, ठीक है। इंडियन आर्मी लड़ रही है भारत की तरफ से, उधर की फौज उस तरफ से, और अब भारत में रह के अब इंडियन आर्मी का ना सपोर्ट करके, मान लीजिए चीन से ही हो रहा है, बांग्लादेश से हो रहा है, तो आप उनकी जय जयकार करें, उनके बारे में उनका उत्साहवर्धन करें, तो उस कंडीशन में आपकी नागरिकता छीन सकते हैं, ठीक है। तो यही है, इस आर्टिकल नंबर 10 में यही वर्णन है कि नागरिकता आपकी बनी रहेगी जब तक आप क्या करेंगे, कोई मतलब गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, ठीक। तो ये तो हुआ आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 1 और बच रहा 11, ठीक। ये तो रहे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्टिकल नंबर 11, ठीक। आर्टिकल नंबर जो 11 है, तो आर्टिकल नंबर 11 में ये डिस्कस किया गया है कि नागरिकता संबंधी जो, ठीक है, सब कुछ ये संविधान में वर्णन तो कर दिया गया, सब प्रावधान डाल दिए गए, लेकिन ये सब करता कौन है, ठीक है। तो नागरिकता संबंधी जो सब प्रावधान है तो कौन बनाएगा, संसद। नागरिकता संबंधी कानून संसद के दायरे में, ठीक है। समझ में आया, भारत में सब कुछ संसद ही है, सब कुछ उसमें अमेंडमेंट करना है, नया कुछ जोड़ना है, जैसे अभी CAA, NRC ये सब हुआ ना, तो ये कहाँ हुआ, अपने संसद में हुआ। तो नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है, केवल और केवल संसद, ठीक। और उसमें भी कभी कभी क्वेश्चन ये जाता है, नागरिकता किस मंत्रालय से रिलेटेड है, तो इसमें गृह मंत्रालय। तो इतनी चीजें आपको समझ में आएगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 to 11, ठीक है। एक बार हम जल्दी देखेंगे क्या है आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। तो आर्टिकल नंबर 5 में क्या है, आर्टिकल नंबर 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, उसमें 3 तरीके से दिया गया है। एक जन्म के समय भारत में, एक अगर बाहर रह रहे हैं तो उनमें से माता पिता का एक होना जरूरी है, और तीसरा नंबर क्या था उसमें कि संविधान लागू होने के 5 साल पहले अगर भारत में आप रह रहे हैं तो भारत के नागरिक कहलाओगे। और आर्टिकल नंबर 6 क्लियर है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता का इसमें संबंधी वर्णन है। आर्टिकल नंबर 7 में क्या, इंडिया से जो पाकिस्तान गए हैं लोग, उनके संबंध में जो नागरिकता का वर्णन है। आर्टिकल नंबर 8 में क्या है कि बाहर रह रहे लोगों के नागरिकता के संबंध में, बाहर रह रहे मतलब स्टूडेंट या फिर बच्चों के लिए क्या मतलब प्रावधान है। तो आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 9 में क्या है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता आपकी रद्द कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 क्या है, नागरिकता का बना रहना। नागरिकता तब तक बनी रह सकती है जब आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, देश विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ये होगा कि हाँ आप देश विरोधी गतिविधियों, उसकी मतलब प्रॉपर कानूनी या न्यायिक जांच होगी, उसके बाद ही आपको ये सब नागरिकता आपकी छीनी जाएगी, क्योंकि बहुत आसानी से मिलती भी नहीं नागरिकता और इतना छीनना भी आसान है। और आर्टिकल नंबर 11 में कुछ नहीं है, नागरिकता संबंधी जो कानून बनाए जाएंगे वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे, इसमें भी गृह मंत्रालय द्वारा। तो आई होप इतना चीजें समझ में आ गई। अब हम एक मतलब ये आर्टिकल हमने जल्दी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस ये करेंगे कि आपको भारत की नागरिकता कितने तरीके से दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, कि कौन लोग पात्र होते हैं इस नागरिकता में, क्या क्या तरीके हैं, और किस तरीके से छीनी जा सकती है भारत की नागरिकता आपसे। तो वो डिस्कस करने से पहले हम एक कानून के बारे मतलब जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955
नागरिकता मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्वेश्चन यहाँ क्या भी आ सकता है कि नागरिकता के संबंध में पहला जो एक्ट आया था कब आया था? 1955 में आया था। ठीक, आप यहाँ पे सीधे कुछ पॉइंट है उनको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद बताते हैं। नागरिकता संबंधी पहला एक्ट कब आया? 1955। नागरिकता संबंधी पहला सुधार कब हुआ? ठीक है, 1955 में कुछ नियम तो आ गए, ठीक है, कि किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। अब पहला सुधार जो किया गया है और 1986 में, मतलब सुधार नंबर 1। ठीक, 55 में तो नागरिकता अधिनियम बना, उससे ये मतलब स्थापित हो सका कि किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। सेकेंड जो है 1992 सेकेंड सुधार, बहुत सारे फिर 2003 में भी हुआ, 2005 में भी हुआ, और अभी हाल ही में 2 CAA NRC वाला हुआ ही। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन ये है कि पहला नागरिकता संबंधी अधिनियम कब है? 1955। पहला सुधार कब? 1986 में। ओके, इतनी चीज क्लियर। अब नागरिकता अधिनियम 1955 में जो आया था उसके तहत ये था कि किन तरीकों से भारत की नागरिकता आपको दी जाएगी, तो उसकी अब हम चर्चा करेंगे। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के हम डिस्कशन करेंगे किस प्रकार से, मतलब कि कितने तरीकों से आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, 1955 के आधार पर उसमें कुछ बीच बीच में सुधार हुए, उसको भी हम बताते जाए। तो नागरिकता पाने की या देने की, सरकार अगर दे रही है तो देने की, अगर तुम अपने हिसाब से आप देख रहे हैं तो पाने की, देने ग्रहण दे रहे हैं, नागरिकता ग्रहण करने के तरीके। ये मेंस का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि भारत में जो नागरिकता ग्रहण करने के कितने तरीके हैं, तो उनमें से आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो पहला तरीका है, सबसे पहला तरीका ये है जन्म के आधार पर। क्या? इसमें ये था कि आप कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अगर उसका जन्म भारत के एरिया में हुआ, मतलब भारत के जितने राज्य हैं, जितना सीमा हो भारत के अंदर, मतलब कुल मिला के अगर हुआ है, तो उनको हम भारत की नागरिकता देंगे। ये था, ठीक है, किसमें? जन्म के आधार पर। ये चीज तो हो गई कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी जाएगी अगर भारत के क्षेत्र में आपका जन्म हो गया, चाहे आप जिस भी देश के नागरिक हों, मतलब कहीं के भी हो, चाहे देश तो जन्म के आधार पर नागरिकता ऐसे है कि अगर आप कहीं के भी नागरिक हो कि ना हो, मतलब जो आप ये इंडिया है, अगर इसके अंदर किसी भी राज्य में किसी भी हो, किसी के अगर जन्म हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर ब्रिटेन से आके, कोई व्यक्ति अगर अमेरिका से आके, कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से आके भारत में जन्म देता है किसी बच्चे को, तो बच्चे को नागरिकता भारत में मिलेगी। ये 1955 के उसमें आधार पे था। ठीक है, अब इसका मिसयूज भी हुआ कई जगह। जैसे सबसे ज्यादा मिसयूज कौन कर सकता है? जैसे आपका घर है तो उसका सबसे ज्यादा मिसयूज या फिर एडवांटेज कौन लेगा? आपके पड़ोसी लोग। कोई भी चीज है, कोई भी नियम है तो वही मतलब उल्लंघन भी करेंगे, पालन भी करेंगे। तो अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उनने इसका मिसयूज भी काफी किया। ऐसा ही है कि जैसे मुस्लिम लोग हैं, उनमें एक से ज्यादा शादी करना वैलिड है, तो क्या करते थे, मतलब कई शादियां कर लिया करते थे और उन महिलाओं को छोड़ देते थे। कहाँ पे? भारत में छोड़ दिए। अब भारत में छोड़ दिए, अब वो
महिला का डिलीवरी कहाँ हुआ? भारत के इंडिया के अंदर हुआ। तो जो बच्चा उससे हुआ तो क्या कहलाएगा? वो भारत का नागरिक कहलाएगा। बस फिर वही पढ़ लिख के क्या मतलब अपने ढंग से वो जो पढ़ते लिखते हैं, समझ जाइए कि बस बड़ा होके कश्मीर में रहता था, अब तो अच्छा हुआ 370 हट गया, तो बड़े होके फिर अपना वो जो भी था कारनामा दिखाया करता था। तो फिर जाके भारत सरकार जगी कि नहीं भाई ये तो गलत तरीका है, कोई भी छोड़ जाएगा, कितने यहाँ तो बच्चे हो जाए, सबको सिटीजनशिप थोड़ी ना दे देंगे। जन्म के आधार पर सिटीजनशिप उस समय मिल जाती थी कि आपका अगर भारत के स्टेट क्षेत्र में मतलब भारत के सीमा के क्षेत्र में अगर हुआ हो तो आपको नागरिकता मिलेगी। तो फिर उसको 1986 में जो अमेंडमेंट किया यही किया कि मतलब उसको वो किया गया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। उसमें फिर दूसरा नियम कुछ बना है, कुछ एडिशनल, कि आपको तब नागरिकता दी जाएगी, कब दी जाएगी में सुधार किया गया, मतलब 1986 में सुधार किया गया। और उसमें सुधार ये किया गया कि आपको माता या पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तभी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी को मतलब किसी भी देश वाला है यहाँ पे आके अब बच्चा पैदा कर दे तो उसको भारत का नागरिक नहीं, उनमें से किसी एक का वो होना, भारत का नागरिकता होना जरूरी है। ठीक है, 1986 में हुआ, फिर भी बहुत सारा मिसयूज हुआ उसमें भी की। तो उसके बाद 2003 में भी फिर सुधार हुआ, उसमें ये कर दिया गया कि अगर बच्चा भारत में पैदा होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई महिला है, एक पुरुष है, ठीक है, उन दोनों की शादी हो गई, ठीक, और बच्चा भारत में पैदा हुआ, भारत में बच्चा हुआ, ठीक, महिला इंडियन है, ये पुरुष नहीं, महिला मान लीजिए इंडियन, और पुरुष कहीं का भी अननोन है, ठीक है, इनका बच्चा हो गया भारत में, तो क्या होता था, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 2003 के सुधार में ये किया गया कि इन दोनों ने, ठीक है, इंडिया महिला को तो इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, मिली हुई है, लेकिन जो पुरुष है उसको भी किसी न किसी मतलब कहीं की भी वैलिड नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक, किसी भी देश की, ठीक है। तो ये हुआ 2003 का सुधार में, ये चीजें हुई। तो जन्म के आधार पर एक तो नागरिकता, और नंबर दूसरा जो तरीका है, जब क्या हुआ कि वंश के आधार पर, सेकंड वंश के आधार पर नागरिकता। दूसरा तरीका कौन सा है? भारत में नागरिकता प्राप्त करने के वंश के आधार पर नागरिकता। जो हम लोग को नागरिकता मिली है वो किस आधार पर मिली है? वंश के आधार पर, ठीक है, नागरिकता मिली हुई है। अगर कोई प्रश्न यहाँ से आ जाए कि एक आम नागरिक मान लीजिए आप ही है, ठीक है, तो आपको किस आधार पर नागरिकता मिली हुई है? तो आप मतलब जन्म के आधार पर नहीं बोलेंगे, वंश के आधार पर मिले। क्यों? कि वंश के आधार पर ही हम लोग को नागरिकता मिली हुई है। हमारे माता पिता दादा दादी जो भी हैं वंश के आधार इंडिया के थे, इसलिए हमको नागरिकता मिली है। पर और जन्म के आधार पर भी हमको नागरिकता मिली हुई है, पर वंश के आधार पर नागरिकता था 1955 के आधार पर। ये क्या कंपलसरी था? पिता भारत का नागरिक हो, ठीक है, पिता भारत का हो, ठीक है, ये तो ऐसा हो गया कि पिता भारत का हो। लेकिन कुछ अब क्या आपको ये लगता है कि पिता भारत को हो ये सही है नागरिकता देने की? तो नहीं, महिलाओं ने यहाँ पे बवाल कर दिया कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? मान लीजिए कोई महिला है, ठीक, कोई महिला है, वो शादी कर लिया पाकिस्तान में, ठीक है, कोई महिला है शादी कर लिया पाकिस्तान के किसी लड़के से, आपको कोई नाम याद आ रहा होगा, अपने हिसाब से आप सोच लीजिए, ठीक है। तो महिला
पुरुष, महिला ने पाकिस्तान के पुरुष से शादी कर लिया तो जो उनका बच्चा होगा क्या वो भारत का नागरिक कहलाएगा? तो इस बंध के आधार पर नागरिकता जो 1955 का अधिनियम था उसके आधार पर वो नहीं कहलाएगा। क्यों? कि उसका पिता भारतीय होना चाहिए। तो इसीलिए भारत जिसने ऐसा किया, जिन महिलाओं ने ऐसा शादी किया या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए जो आगे आते हैं लोग, उन्होंने ये कह दिया कि तो गलत है। फिर ऐसा सुधार आया जो 1992 में, ठीक है, 1992 में जो सुधार आया उसमें क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि माता या पिता, मतलब अगर माता भी, ठीक है, माता या पिता में से कोई भी उस देश का नागरिक, मतलब भारत का नागरिक, ठीक है, माता या पिता, तो जो बच्चा होगा उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक, इस केस में मतलब ये महिला का जो पुत्र या पुत्री होगा उस और पुरुष पाकिस्तान का है तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है। वो अगर चाहे तो पाकिस्तान की भी नागरिकता ले सकता है। ठीक, तो वंश के आधार पर नागरिकता हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो आधार हुआ नागरिकता देने का या फिर पाने का, यहीं पे हम डिस्कस करते हैं। आपको ये मेंस में लिखने को आ सकता है किस प्रकार से आप नागरिकता भारत की पा सकते हैं। तो तीसरा जो आधार है नागरिकता पाने का वो है रजिस्ट्रेशन, मतलब पंजीकरण। ठीक, इसमें क्या होता था, रजिस्ट्रेशन में क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, भारत में अगर आके रह रहा है, कोई भी विदेशी व्यक्ति है, कोई भी कहीं का व्यक्ति अगर भारत में 7 साल रह चुका है, ठीक है, तो उसको वो अपना रजिस्ट्रेशन एक करवा सकता है। होम मिनिस्ट्री में जाएगा, उसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बकायदा दिया जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरेगी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा कि हाँ हम 7 साल से भारत में रह रहे हैं, तब वो अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। और उसमें भी अगर होम मिनिस्ट्री चाहे उसके जांच भी करेगी कैसे, कहाँ रहता था, क्या करता था, अगर चाहे तभी दे सकती है वो नागरिकता भारत, मतलब सिटीजनशिप भारत की, या फिर नहीं दे सकती, जरूरी नहीं है। तो पंजीकरण में ये है कि 7 साल रहना जरूरी है। एक ऐसे ही इसके जस्ट बाद आ जाता है, उसको बोलते हैं क्या, नेचुरलाइजेशन, मतलब देशीकरण। कभी कभी एग्जाम में ये कंफ्यूजन होता है कि इसमें 7 साल दिया रहता है और देशीकरण में क्या होता है 10 साल, ये अवधि दी होती है। ठीक है, मतलब 10 साल। पंजीकरण में क्या उनको प्रूव करना होता है कि 7 साल हम भारत में रह चुके हैं, तब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे। उस देशीकरण में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति, कुछ इसमें मायने रहते हैं, जैसे कला हो गया, विज्ञान हो गया, इन सब क्षेत्रों का है। मान लीजिए साइंटिस्ट ही हो गया, कोई बहुत बड़ा एक्टर हो गया, कोई कलाकार हो गया, तो भारत में अगर 10 साल से रह रहा, ठीक है, और तो वो क्या कर सकता है, नेचुरलाइजेशन के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक और कंडीशन इसमें, कला विज्ञान और सब चीज, लेकिन उसको 22 भाषाएं हैं, मतलब भाषा का, किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कुल मिला के नेचुरलाइजेशन के ये देशीकरण की, आप अगर भारत में रह रहे हो, अगर आप बताना चाहते हो कि हम भारत में रह रहे हैं और हमको नागरिकता चाहिए, तो आप कुल मिला के भारत के माहौल के हिसाब से ढल जाइए। उसमें कला विज्ञान, इसमें आप ठीक है काफी टैलेंटेड, लेकिन कम से कम एक भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, 22 भाषाएं हैं अपने संविधान में वर्णित। तो ये 4 तरीके हो गए नागरिकता पाने के या फिर भारत सरकार द्वारा देने। ठीक है, अब 5वां एक और तरीका है किस प्रकार से लोगों को भारत नागरिकता देगी। तो 5वां तरीका हम यहाँ डिस्कस करते हैं। 5वां ये है
कि अर्जित भूमि के आधार पर, ठीक है, अर्जित भूमि। अगर भारत जो है, भारत राज्य जो है, भारत देश जो है किसी विदेशी मतलब कोई बाहरी या फिर जैसे राज्य को अपने उसमें हिस्से में शामिल, क्षेत्रफल में शामिल करता है, तो वहां के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान 5वें तरीके से नागरिकता अधिनियम 1955 में वर्णित था। ठीक है, जैसे सिक्किम का केस हो गया। सिक्किम को भारत में कब मतलब शामिल किया गया, तो 1975 में। ठीक है, 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया। तो भारत के जो मतलब जो सिक्किम के लोग थे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये हो गया 5वां तरीका। तो इस प्रकार से नागरिकता ग्रहण करने के कितने तरीके हो गए, 5 तरीके हो गए। ठीक, नंबर 1 कौन सा, जन्म के आधार पर। ठीक है, नंबर 2 कौन सा, वंश के आधार पर। नंबर 3 कौन सा है, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। नंबर 4 क्या है, नेचुरलाइजेशन यानी देशीकरण। नंबर 5 मतलब अर्जित भूमि। ठीक है, सिक्किम का एग्जाम्पल है, मतलब बाहरी किसी भी स्टेट को अपने देश में शामिल, भूखंड को शामिल कर रहे हैं तो वहां के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। ठीक, ये तो 5 तरीके। अब कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आपकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। ठीक, नागरिकता छीने जाने के तरीके, नागरिकता छीन जाने के ज्यादा कुछ तरीके नहीं है, यही है कि आप शांति से अपने देश में रहें, कोई देश विरोधी कोई गतिविधियां न करें। ठीक है, और जो भी नियम बनाया गया है, जैसे आर्टिकल नंबर 9 है। आर्टिकल नंबर 9 में क्या है कि अगर आप विदेश में रह रहे हैं, किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, तो दूसरे देश की अगर नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बस यही है। और तीसरा एक तरीका है कि जो आप रजिस्ट्रेशन के तहत और एक नेचुरलाइजेशन के तहत आप अगर नागरिकता प्राप्त करते हैं, अगर उसमें आप गलत डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए हो, मतलब सर्टिफिकेट गलत लगाए हो, आपने 7 साल यहाँ रहा ही नहीं, आपने 10 साल यहाँ रहा ही नहीं, फिर भी आपको नागरिकता मिल गई, अगर जांच होने पर वो पकड़ी गई तो आपकी नागरिकता वंचित कर देगा। तो 3 तरीके से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। नागरिकता का छीनना, छीनना या समाप्त होना। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 क्या है कि विदेशी नागरिकता लेना। ठीक है, नागरिकता ग्रहण करने की स्थिति। एक तो ये हो गया। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 में जो आर्टिकल नंबर 9 था, नहीं सॉरी, कि देश क्या बोलते हैं, देश विरोधी गतिविधियों में गैर कानूनी कार्य, देश विरोधी विधियां ठीक है, जैसे समझ रहे हैं देश विरोधी गतिविधियां मतलब आप भारत में रह रहे हो और देश विरोधी कहीं भी आए दिन सुनने में आता है, किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, तो कुछ भी बोल रहा है, तो उस कंडीशन में आपके देश की नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, आपकी नागरिकता छीन तो लेंगे, लेकिन ये नहीं कि आपको भारत से भगा दिया जाएगा, बस ये मतलब है कि और कुछ ऐसे, जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, आप कोई प्रधानमंत्री है, कोई सीएम जा रहा है, आप उसे गाली दे रहे, जाके उसके सामने इसको गाली दे रहे कि तो ऐसा मतलब एक तरह से आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। उस कंडीशन में भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है कि आप भारत के नागरिक नहीं है, बस खाली इंडियन कहीं रह लीजिए, लेकिन आपको कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा, ना ही आपको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, ना आपका आधार कार्ड होगा, सब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और तीसरा नंबर जो है, तीसरा आपको पता है वो डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट वैध ना होना,
अवैध होने के कंडीशन में आपकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। तो ये 3 तरीके के नागरिकता को छीन लेने के, ठीक है। अब इनसे ज्यादा कुछ अगर आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो आप ये चीजें आराम से समझ गए हैं, और अगर एग्जाम की दृष्टि से अगर पढ़ना चाहते हैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस कम ही है, पर ठीक है। और एक जैसे भारत की एक नोट पॉइंट ये है कि भारत की नागरिकता एकहरी है, ठीक है, दोहरी नहीं है, एकहरी नागरिकता। इसका मतलब क्या है? तो एकहरी नागरिकता का ये मतलब है भारत के कंडीशन में भारत की जो नागरिकता दी जाएगी वो केवल इंडिया की नागरिकता दी जाएगी, मतलब भारत की। इंडियन सिटीजनशिप कहलाएगा, ठीक है। अगर आप देख लीजिए, आप कोई भी डॉक्यूमेंट देख रहे हैं जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, उसमें तो इंडियन गवर्नमेंट लिखा रहेगा। भारत की नागरिकता आपको दी जाएगी, राज्यों की नागरिकता राज्य की नहीं रहती है, ठीक है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का है, ठीक है, प्रावधान है। तो वहाँ क्या है कि एक यूनियन माने पूरे संघ का नागरिकता होती है, एक स्टेट की नागरिकता है। अब भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप किसी भी स्टेट में हो, ठीक है, गुजरात से लेकर वहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक अगर है तो आपकी भारत की सिटीजनशिप ही कहलाएगी। किसी भी अलग का, राजस्थान का नागरिकता, ऐसा कुछ नहीं आप बोलेंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो एकहरी नागरिकता का ये मतलब होता है, ठीक है। एकहरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता का ये कभी मतलब नहीं होता कि एक भारत का भी नागरिकता हो जाए, एक अमेरिका भी दो नागरिकता लिए घूम रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां भी क्या होता है कि सेंट्रल की नागरिकता होती है एक स्टेट का, तो वो भारत में नहीं है। तो भारत में एकहरी नागरिकता है। तो कुल मिला के हम नागरिकता पे आज सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, प्राप्त करने की विधियां 5, हटाए जाने के 3, ठीक है। मंत्रालय कौन सा जारी करेगा? नागरिकता संबंधी नियम कानून जो भी है कहाँ बनेंगे? संसद में। कौन सा मंत्रालय द्वारा? तो गृह मंत्रालय द्वारा सारी चीजें बनाई जाती है। तो आई होप ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आशा करते हैं आपको ये नागरिकता संबंधी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप अच्छे से वीडियो को एक बार देखिए और एक बार लिखने की कोशिश करें, और छोटे छोटे पॉइंट बना के आप सीख सकते हैं। तो अभी इतना ही हमने यहाँ पे पढ़ा 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल नंबर 1 to 4 हमने छोड़ दिए है, भाग 1 को, उसको हम एकदम से लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी 5 से 11 तक। और अगर आगे हम बात करेंगे तो 11 से लेके 35 तक बात करेंगे, ठीक है, जो कि मौलिक अधिकार है। ओके, धन्यवाद।